तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 12th की पूरी किताब का निचोड़ करके 50 यानी 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग अर्थशास्त्र मॉडल पेपर 2021 की फुल सॉल्यूशन करेंगे वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम। यानी ये जो अर्थशास्त्र की वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए फुल सॉल्यूशन है जो कि इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2021 पर आधारित है। और यदि आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट यानी पूरी देख लेते हैं तो आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो क्या होगा? एडम स्मिथ। यानी एक का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, मतलब कि जन्मदाता कौन थे? तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्शल। कौन थे? मार्शल। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता मार्शल थे, यानी दो का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, मतलब कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी रैगनर फ्रीस ने। किसने किया था? तो रैगनर फ्रीस, यानी तीन का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर? यानी किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्शल। किसके अनुसार? तो ए मार्शल के अनुसार, यानी चार का ए। आगे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? Which of the following is not a factor of production? यानी निम्नलिखित में कौन जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा, यानी मनी। याद रखिएगा कि मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग यदि 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं आपके इंटर की परीक्षा में, तो आप लोग 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा जो कि आपको 400 यानी 400 प्लस मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आंसर के साथ, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मिलेगा वो आंसर भी उसमें दिया रहेगा, यानी इसका पीडीएफ मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी जिससे आप आसानी से 80% यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% यानी 425 मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर, मतलब कि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके मात्र 30 दिन में उन लोगों ने 425 यानी 85% मार्क्स तक लाया था। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 कितना? तो आपको मात्र 51 यानी 51 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो है एग्जाम तक पूरी हेल्प की जाएगी, आपकी तैयारी 100% कराई जाएगी जिससे आप 400 प्लस मार्क्स आसानी से ला सके। कितना पेमेंट करना है? तो मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा जिससे आप आसानी से 80% यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और न्यू स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि आपका गांव में नाम बने, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए
74939918 907493991890 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको मात्र 51 रुपये, कितना, तो मात्र आपको 51 रुपये पेमेंट करना होगा और आपकी पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पिछली वीडियो में बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ऐड हो चुके हैं और यदि आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो आप जो है ऐड हो जाइए मात्र 51 रुपये। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। किसका? तो व्यक्तिगत परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म, इंडिविजुअल फर्म और व्यक्तिगत उद्योग, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये तीनों। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र, वेट देख लीजिए 7 नंबर कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, यानी 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, एबोव टू। कौन कौन? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए आगे देखते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम और जाके आप लोगों को सही सही दिखाई दे। नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, यानी निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी से। कौन नहीं है? तो जेबी से, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, अर्थात व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे चर, स्मॉल यूनिट्स, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। आगे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसमें? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ये, व्यक्तिगत इकाई, यानी इंडिविजुअल यूनिट। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। कौन कौन? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ये तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। कौन कौन? तो वस्तु की कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, उपयोगिता का संबंध होता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल द एबोव, अर्थात
लाभदायकता से यूजफुलनेस, नैतिकता से मोरालिटी, मानव आवश्यकता की पूर्ति से सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये तीनों। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल द एबोव। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता की माप की जा सकती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ये, मुद्रा के द्वारा यानी मनी के द्वारा। उपयोगिता की माप कैसे की जा सकती है, तो मुद्रा के द्वारा यानी मनी के द्वारा। तो 15 का ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, यानी समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, तो प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड इज कॉल्ड इट्स, यानी किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो 17 का जो सही आंसर होगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपयोगिता। क्या कहा जाता है, तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयोगिता यानी यूटिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, हु प्रोपाउंडेड द वर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, यानी उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिक्स एंड एलन ने। किसने, तो हिक्स एंड एलन, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हारस नियम के प्रतिपादक हैं, द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, यानी सीमांत उपयोगिता हारस नियम के प्रतिपादक कौन है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, गोसेन। कौन है, तो गोसेन, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टैक्स एट अ पॉइंट वेयर, यानी उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन ये, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य, यानी MU बराबर प्राइस। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज, यानी किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी, उपयोगिता यानी यूटिलिटी। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट करना होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन, ह्रासमान विस्थापन दर में इन डिमिनिशिंग रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी ह्रासमान विस्थापन दर में। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात क्या क्या, तो वस्तु एक की अधिक मात्रा मोर ऑफ गुड्स वन, और वस्तु दो की कम मात्रा लेस ऑफ गुड्स टू, ए दोनों होगा। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक मीन्स, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता हुआ यानी डिमिनिशिंग। क्या हो गया, तो घटता हुआ यानी डिमिनिशिंग। तो 24 का बी। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, यानी मांग में कौन सा तत्व जो है वो निहित होना आवश्यक है। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। कौन कौन, तो वस्तु की इच्छा, डिजायर टू कंज्यूम, एक निश्चित मूल्य, गिवन प्राइस, साधन व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड, ये तीनों होगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन,
मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स, यानी मांग वक्र का जो ढाल होता है वो सामान्यतः कहाँ होता है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी 26 का बी। नेक्स्ट हम लोगों का 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनिवार्य वस्तुएं यानी नेसेसरी गुड्स। क्या होगा? तो अनिवार्य वस्तुएं, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ए। और आगे देखिए हम लोगों का, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which of the following factor affects demand, यानी वैसे तत्व जो मांग को प्रभावित करते हैं वो कौन से हैं? तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। यानी कौन कौन? तो कीमत यानी प्राइस, हाई नहीं, आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये तीनों। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। और नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष का घटक है। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज और आर, यानी भुगतान शेष का घटक कौन है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात चालू खाता, करेंट अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? Which items are included in balance of trade, यानी व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें जो है वो सम्मिलित होती है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन सी, दृश्य मदें यानी विजिबल आइटम। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें? तो दृश्य मदें यानी विजिबल आइटम जो है वो मिला हुआ होता है, सम्मिलित होती है। तो 30 का सी। नेक्स्ट हम लोगों का 31 यानी 31, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से किसका संबंध है? तो व्यापार संतुलन का। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, भुगतान संतुलन में असमानता का क्या कारण है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल द एबोव, यानी प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजन, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक्स रीजन, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन, ये तीनों। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, यानी मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन ए, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी 33 का ए। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% यानी 40% परिवर्तन के कारण 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है। इफ द डिमांड फॉर अ गुड चेंज बाय 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, द इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो 34 यानी 34 का सही आंसर ऑप्शन बी, -1.5, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है, -1.5। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, द इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, यानी एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इकाई होगी, अर्थात विल बी यूनिट। क्या होगी? तो इकाई यानी विल बी यूनिट। तो 35 का बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 यानी 36, विलासिता वस्तुओं की मांग, फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, विलासिता वस्तुओं की मांग। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी, अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक। क्या होती है? तो अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक, यानी 36 का सी। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, यानी उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन, यहाँ पे क्या होगा? फलन होगा, मतलब ये होगा फलन, किसका फलन है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी, उत्पत्ति के साधनों का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसके? तो उत्पत्ति के साधनों का, यानी 37 का बी। और आगे देखिए हम लोगों का 38 यानी 38, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं?
एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज्ड, यानी वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन बी दीर्घकाल यानी लॉन्ग, क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म, TERM। ओके, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म, तो 38 का बी। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। विच फैक्टर्स अमंग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अ तथा ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात स्थिर साधन फिक्स्ड फैक्टर, परिवर्तनशील साधन वेरिएबल फैक्टर्स ए दोनों। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन सी अ तथा ब दोनों, बोथ ए एंड बी। आगे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। कर्व विच राइज फर्स्ट एंड स्टार्ट द डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड। तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए APP, क्या कहलाता है, तो APP यानी 40 का ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधन क्या है। व्हाट इज या और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन कौन है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी ए सभी, ऑल दीज, यानी उत्पत्ति के साधन है भूमि यानी लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, ए तीनों। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी, ऑल दीज। नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पकाल से यानी शॉर्ट रन से। कैसे, तो अल्पकाल से यानी शॉर्ट रन से, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन का सक्रिय साधन है। एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, ऑप्शन ए पूंजी यानी कैपिटल, ऑप्शन बी श्रम यानी लेबर, ऑप्शन सी भूमि यानी लैंड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस 43 यानी 43 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आंसर ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 44 यानी 44, जब औसत उत्पादन AP अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद MP, व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट AP इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज। तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए औसत उत्पाद के समान होता है, इक्वल टू AP, किसके समान, तो औसत उत्पाद के समान होता है, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत क्या है। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत क्या है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, द अल्टरनेटिव फोरगोन, खोया हुआ अवसर, द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, हस्तांतरण, आई ट्रांसफर अर्निंग्स, यानी 45 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, AR प्रदर्शित किया जाता है। AR इज शॉन एज, यानी AR जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन ए TR/Q से AR प्रदर्शित किया जाता है, TR/Q, आपको बुक में इस टाइप से मिलेगा। ओके, TR/Q यानी 46 का ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, MR प्रदर्शित किया जाता है। MR इज शोन एज, MR प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेल्टा TR/Q, MR प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा TR/Q, इस टाइप से आपके बुक में रहेगा। ठीक है, डेल्टा TR/Q, यानी 47 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। इन विच मार्केट AR कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, किसमें, तो पूर्ण प्रतियोगिता में यानी परफेक्ट कंपटीशन में। तो 48 का ए। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी औसत आगम और एक कीमत। AR इंडिकेट्स प्राइस, औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है। AR कर्व डिमांड कर्व आर द सेम, यानी 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात अ और ब दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 यानी 50,
निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? इन विच मार्केट MR में बिकम जीरो और नेगेटिव। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी एकाधिकार मोनोपोली, एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ए दोनों। तो 50 का सी। और आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन 51 नंबर, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? इन विच मार्केट AR बराबर MR? ऑप्शन ए एकाधिकार मोनोपोली, एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ब दोनों, बस ए एंड बी पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन। तो आप लोगों को 51 का आंसर करना है, कमेंट में कीजिए। और लास्ट आप लोगों के लिए 52, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज AR बराबर MR, AR ग्रेटर देन MR, AR लेस देन MR, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 52 का भी आंसर आप लोगों को करना है। तो आप लोग 51 और 52 का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।